अगला क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ टू स्मॉल मैग्नेटिक डायपोल ऑफ लेंथ d in and on position are separated by a distance x. The first distance between them is proportional to x की पावर क्या है -n है where n is, तो n की वैल्यू निकालना है हमने। फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है x की पावर -n के। तो हमको पता है कि एंड ऑन पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी डायपोल के कारण। तो कितना होता है किसी डायपोल के कारण एंड ऑन पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0/4π 2m/r³ होता है। और हमको पता है कि u जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है -mb cos थीटा। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस है एक मैग्नेट के मिड पॉइंट से दूसरे मैग्नेट के मिड पॉइंट तक की, उसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं इसमें। और क्वेश्चन में कितना गिवन है एक्स गिवन है, तो हम इसको एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर -3 हो जाएगा। और हमको पता है कि जो फोर्स होता है वह होता है -du/dx होता है। तो अगर हम u की जगह x की पावर -3 को पुट करें तो कितना आ जाएगा, यह x की पावर -4 आ जाएगा। इसका मतलब n इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ डिफरेंट रेडियाई कैरी अ करंट I in the same direction. Let F1 be the magnetic force on the inner solenoid due to outer one, and F2 be the magnetic force on the outer solenoid ड्यू टू इनर वन। देन क्या रिजल्ट मिलेगा हमको वो बताना है। तो जैसे दो सोलेनॉइड हैं, ये दोनों कोएक्सियल हैं, मतलब एक सोलेनॉइड ये है तो दूसरा सोलेनॉइड ये हो जाएगा। दोनों कोएक्सियल हैं तो उनका सेंटर पॉइंट सेम होगा दोनों का। तो जो F1 फोर्स है वो इनर सोलेनॉइड में लग रहा है किसके कारण, आउटर वन के कारण, और दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो F1 फोर्स कहाँ को लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। और जो F2 फोर्स है वह इनर सोलेनॉइड के कारण आउटर वन में लग रहा है, तो वो फोर्स इनर डायरेक्शन की ओर होगा। तो यह फोर्स सभी चारों ओर लगेगा, यह फोर्स चारों ओर लगेगा। जिसके कारण जो रिजल्टेंट फोर्स F1 है वह 0 हो जाएगा। सिमिलरली F2 फोर्स भी चारों ओर लगेगा और रिजल्टेंट F2 फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं हम, किसी इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर रहे हैं या रख रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। उसकी वेलोसिटी क्या है, v कांस्टेंट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन है, मेकिंग एंगल 45 डिग्री, और एंगल कितने पे है, वो 45 डिग्री पर क्या है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। देन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। तो इसमें 3 कंडीशन होती हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है अगर वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दूसरा कंडीशन है 0 या 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, थर्ड कंडीशन है
90 और 0 और 180 को छोड़कर, 90, 0, 180 को छोड़कर कोई भी बाकी एंगल बन रहे हैं तो उस केस में क्या होगा। तो फर्स्ट में अगर हम 90 डिग्री का कंडीशन देखें तो 90 डिग्री में यह सर्कुलर मोशन करने लग जाता है, 90 डिग्री में यह सर्कुलर मोशन करने लग जाता है। और 0 और 180 डिग्री में यह लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। जबकि इन तीनों एंगल को छोड़कर बाकी सारे कंडीशन में ये कैसे मोशन करेगा, उसमें कुछ स्ट्रेट मोशन भी होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन भी होगा या लीनियर मोशन होगा, कुछ सर्कुलर होगा। तो अगर वह 45 डिग्री का एंगल पर मोशन कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, पार्टिकल कुछ इस आगे को भी मोशन करेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा। तो इस केस में कैसा मोशन होगा या पाथ होगा, उसका हेलिकल पाथ होगा। उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड अपॉन। तो जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट किस पर डिपेंड करता है वो बताना है। हमको पता है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो टॉर्क पर डिपेंड रहता है। टॉर्क पर कैसे डिपेंड रहता है, एक मैग्नेटिक टॉर्क लगता है, वो किस पे लगता है, कॉइल पर लगता है। दूसरा इस पर एक स्प्रिंग लगी रहती है, उससे एक पॉइंटर लगा रहता है, तो स्प्रिंग में भी एक टॉर्क लगता है, उसको K5 बोलते हैं। और जो कॉइल पर टॉर्क लगता है उसको क्या बोलते हैं, NIAB साइन थीटा। थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। जहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा किसके बीच में, A और B के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो होता क्या है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वह इक्विलिब्रियम कंडीशन में या सैचुरेशन की स्टेट में कब आएगा, जब K5 इक्वल टू हो जाएगा, K थीटा इक्वल टू हो जाएगा NIAB। जहाँ पर K क्या है, जो स्प्रिंग है उसका टॉर्सनल कांस्टेंट है। K क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है जो स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करता है। और थीटा के क्या है कि जो स्प्रिंग है कितना रोटेट हुआ है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो थीटा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, ए पर, बी पर और के पर। तो एन क्या है, नंबर ऑफ कॉइल है, नंबर ऑफ कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये। आई करंट हो गया, जो करंट फ्लो हो रहा है। एरिया ऑफ कॉइल है, एरिया ऑफ कॉइल है यह। बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। के क्या है हमारा, टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल ये गलत हो जाएगा, खाली एरिया ऑफ कॉइल पर डिपेंड कर रहा है। डेंसिटी ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज ये भी गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न यूज इन द वाइंडिंग कॉइल ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सिंगल टर्न सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताना है हमको। तो कितना होता है, B इक्वल टू होता है μ0 I अपॉन 2R होता है अगर सिंगल टर्न है। अगर n टर्न है तो n आ जाएगा इसके साथ, μ0 I अपॉन 2R
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्ट्रेट वायर के कारण, इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा तो उसके लिए μ0I/2πr हो जाएगा। अगर स्ट्रेट वायर की लेंथ फिक्स है तो उस केस में b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4πI/r sin θ1 प्लस sin θ2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज़ मैक्सिमम फॉर द फॉलोइंग। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी मैक्सिमम किसके लिए होती है? तो हमने पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो क्या होता है, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इन इट। तो क्या होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इन इट। अपने में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को करा रहा है वही उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है। तो हमने पढ़ा था कि जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग एबिलिटी होती है वो कुछ स्टेप से होती है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, कुछ स्टेप से होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग। जबकि जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें कैसे होती है लाइन पास, ये। तो सबसे अधिक एबिलिटी किस में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने की, फेरोमैग्नेटिक में होती है। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रिप्रेजेंट क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी लॉ क्या होता है? तो क्यूरी लॉ होता है ऑप्शन सी, जो काई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/टेम्परेचर के। और हमसे अगर फेरोमैग्नेटिक के लिए पूछा जाए, फेरोमैग्नेटिक के लिए क्यूरी लॉ पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा काई इक्वल टू काई प्रोपोर्शनल 1/T-TC। यहाँ पे TC क्या है, क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक किस में चेंज हो जाएगा, पैरा में चेंज हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में चेंज हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएंगे। और जिसके नीचे मटेरियल क्या रहेगा, फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। तो वैक्यूम में परमेबिलिटी की यूनिट क्या होती है वो बताना है हमको। तो अब हमको किस में गिवन है, हेनरी। तो क्या है, हम हेनरी किसकी यूनिट होती है, इंडक्टेंस की होती है। किसकी होती है, इंडक्टेंस की। तो हम जो परमेबिलिटी का फॉर्मूला है वो इंडक्टेंस के बेसिस पे देखेंगे क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टेंस होता है किसके लिए, सोलेनॉइड के लिए। सोलेनॉइड के लिए जो इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है, चलिए देखते हैं कितना होता है। तो हमको पता है सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो हमको पता है μ0NI/L होता है। और जो सोलेनॉइड है उसका फ्लक्स कितना होता है, फाई इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स N इंटू B इंटू A।
तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो ये आ जाएगा। अब हम एन की जगह, एन बी की जगह क्या रखेंगे, म्यू 0 एन आई अपॉन एल ए। हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है करंट के होता है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू आ जाता है एल इंटू, जो एल इक्वल टू सकते हैं हम फाई एम अपॉन आई लिख सकते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी आ जाएगी, अगर फाई एम अपॉन आई कर दें, हम आई को इक्वल टू के इस साइड लाएं तो एल बन जाएगा, एल इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर म्यू नॉट ए अपॉन एल आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक सोलेनोइड पर इंडक्टेंस कितना होगा। तो एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। एन की यूनिट कुछ नहीं होती है, म्यू नॉट की हमको फाइंड करनी है, ए की मीटर स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल की मीटर हो जाएगी, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो म्यू नॉट इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच अपॉन एम बन जाएगा, हेनरी पर मीटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ नेगेटिव इन द केस ऑफ। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता क्या है वो देखते हैं हम पहले। हमको पता है जो म्यू आर होता है वह 1 प्लस काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई से डिनोट करते हैं। अब हमको क्या पूछा है इसमें, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किस में होता है, तो जो म्यू आर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक तरीके से काई के प्रोपोर्शनल है। अगर म्यू ज़्यादा है तो काई भी ज़्यादा है, परमीबिलिटी ज़्यादा है, मैग्नेटिक परमीबिलिटी ज़्यादा है तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो अगर मैग्नेटिक परमीबिलिटी किसकी कम थी, सबसे कम डाई मैग्नेटिक की सबसे कम थी, डाई मैग्नेटिक की सबसे कम थी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी सबसे कम किसकी हो जाएगी, डाई मैग्नेटिक मटीरियल की। क्या होती है इसकी नेगेटिव, और नेगेटिव होती है, इसकी पॉजिटिव होती है। पैरामैग्नेटिक की क्या होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है, परंतु क्या होती है, लो वैल्यू वाली होती है। और जो फेरोमैग्नेटिक होता है पॉजिटिव प्लस हाई वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विथ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो चलिए देखते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, हाई रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आर इक्विवेलेंट आएगा तो वो क्या आएगा, वेरी हाई आएगा। अगर रेजिस्टेंस हाई है तो वो क्या वो किस अगर रेजिस्टेंस हाई है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, हमारा वोल्ट मीटर बन जाता है। दूसरा कंडीशन है, अगर हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहे हैं, लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, तो इस केस में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा, वेरी लो आएगा। तो इस केस में जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन जाएगा, इस केस में गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाता है। और हमको पता है कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस 0 होता है,
0 ओम। जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, मैग्नेटाइजेशन बिकम कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं कब तक? जब तक मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट नहीं हो जाता। नाउ क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन विल बी। तो इसमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो मैग्नेटाइजेशन कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर भी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A proton and an electron travel along parallel path, enter a region of uniform magnetic field, acting perpendicular to their path. Which of the following statement is correct? तो इसमें क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर पाथ पर मोशन कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली मोशन कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन करता है तो उस केस में जो मोशन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर मोशन होता है। चार्जेस द्वारा सर्कुलर मोशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द सर्कुलर पाथ, सही है। प्रोटॉन विल मूव सर्कुलर पाथ, ये भी सही है। हेलिकल, ये बी और डी गलत हो जाएगा। अब क्या फाइंड करना है हमने इसमें? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होगी? अब इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, प्रोटॉन भी सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, तो फ्रीक्वेंसी की किसकी ज़्यादा होगी? इसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो पता करना पड़ेगा। तो हमको पता है अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है हमको पता है, mv²/r। m मास हो गया किसका? चार्ज पार्टिकल का। v वेलोसिटी हो गई और r उसका रेडियस हो गया। अब ये सर्कुलर मोशन किसकी वजह से आ रहा है पार्टिकल में? ये सर्कुलर मोशन आ रहा है मैग्नेट के कारण, यूनिफॉर्म मैग्नेट के कारण। तो जो ये फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक फोर्स है। QVB साइन थीटा की वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है। तो V से एक V कट जाएगा तो R इक्वल टू हमको मिल गया mv/QB मिल गया। R इक्वल टू हमको mv/QB मिल गया। हमको क्या निकालना है इसमें? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इससे। टाइम पीरियड कैसे निकालेगा? सर्कुलर मोशन या एक सर्कुलर कितना होगा? 2r होगा और इस पार्टिकल की v। तो एक पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट में जितना टाइम लगेगा उसी को हम चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कहेंगे। तो v, r की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, mv/QB निकाली थी। तो v से v कट जाएगा तो t इक्वल टू 2πm/QB हो जाएगा। और t क्या होता है? 1/f होता है। t क्या होता है हमारे पास? 1/f होता है t।
तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई QB/m आ जाएगा। तो F और m एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो मास हमको पता है किसका ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, तो हो जाएगी। तो इसमें लिखा है कि विथ हायर फ्रीक्वेंसी, हायर की होगी, इलेक्ट्रॉन की हायर फ्रीक्वेंसी होगी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है अ साइनोसोडियल V equal to 100 sin 500t is applied across a pure inductance L equal to 0.02. The current कॉइल इज, तो करंट कितना थ्रो होगा कॉइल से वो बताना है हमको वोल्टेज, साइनोसोडियल वोल्टेज की इक्वेशन दी है। हमको पता है जो इंडक्टेंस होता है या प्योर इंडक्टेंस है उसमें क्या होता है, आई क्या होता है, आई पी एल से याद रख सकते हो। आई का मतलब हो जाएगा इंडक्टेंस हो जाएगा, पी का मतलब हो जाएगा पोटेंशियल, पी का मतलब वोल्टेज या पोटेंशियल हो जाएगा, एल का मतलब हो जाएगा लीड। तो इंडक्टेंस में क्या है, पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है। कितने से लीड करता है, 90 डिग्री से। इसका मतलब है अगर हमको निकालना है, करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100 साइन 500t माइनस 90 डिग्री। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ये आई इक्वल टू माइनस, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस बाहर ले लिया हमने, और साइन क्या हो जाएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -100। इसमें आई ज़ीरो आएगा, यहाँ पर 100 नहीं आएगा, इसमें आई इक्वल टू आई ज़ीरो आएगा। तो आई ज़ीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ज़ीरो इक्वल टू हो जाएगा V0/, अब इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या आएगा, इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम XL से डिनोट करते हैं। तो V0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 है, V0 की वैल्यू 100 है। और XL इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा एल होता है, XL इक्वल टू ओमेगा एल होता है। और ये क्या होता है, और V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है ये फॉर्मूला। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितना है, 500 है। एल की वैल्यू हमको गिवन है 0.02 हेनरी। तो 2 जीरो हट जाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा इससे, 5 2 जा 10 हो, 100/10 कितना आ जाएगा 10। आई ज़ीरो की वैल्यू 10 आ गई है, तो आई ज़ीरो की जगह -10 आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू -10 cos 500t। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्क लैम्प रिक्वायर अ डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 80 वोल्ट टू फंक्शन इफ़ इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट VRMS 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। द सीरीज इंडक्टर नीड फॉर इट टू वर्क इज क्लोज टू। तो हम क्या है, एक लैंप है वो किस 10 एम्पियर और 80 वोल्ट पर कार्य कर रही है, फंक्शन कर रहा है। अब हम उसको AC सप्लाई दे रहे हैं, तो उसमें इंडक्टर की आवश्यकता होगी, कितने हेनरी का इंडक्टर उस पर लगेगा ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या पता कर सकते हैं, इसमें लैंप जो है उसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, चाहे हम AC करंट सप्लाई दें या DC करंट दें या कितना वोल्टेज भी दें, 80 वोल्ट दें 220 वोल्ट दें, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा इसका। R इक्वल टू होता है V/I होता है। V हमारे पास 80 है, I 10 था, तो R जो लैंप है उसमें कितना रेजिस्टेंस है हमारा, 8 ओम रेजिस्टेंस है। अब हमको इसमें क्या निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है।
तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू हमको कितना गिवन है, 220 वोल्ट गिवन है। I की वैल्यू कितना है, 10 एम्पियर गिवन है। I R में क्या क्या आ जाएगा, R की जगह आ जाएगा Z आ जाएगा, अब इम्पीडेंस आ जाएगा Z इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर हो जाएगा। तो R की वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है R प्लस XL इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, XL इक्वल टू होता है ओमेगा L होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा की वैल्यू हमको कितना गिवन है, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज L, तो ये हो जाएगा 100 पाई L की वैल्यू हमको फाइंड करना है, या 3.14 पाई की जगह 3.14 अगर रख दें हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे अगर स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ अंडर रूट हट जाएगा, 64 प्लस पाई हट जाएगा, अब इससे 314 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इंटू L का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम, और यहाँ L स्क्वायर है, L स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ रही है, 065 हेनरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड टू मैच द 400 ओम आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ a transistor power amplifier to a 4 ohm speaker coil. What would be the turn ratio? तो टर्न रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, N/N/S का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है जो रेजिस्टेंस है इस पे ZP/P का मतलब प्राइमरी, S का मतलब सेकेंडरी। तो ये NP/NS को ही हम टर्न रेशियो बोलेंगे। टर्न रेशियो NP/NS इक्वल टू हो जाएगा √ZP। प्राइमरी में कितने कॉइल हैं, 400 हैं, प्राइमरी में कितना रेजिस्टेंस है 400, सेकेंडरी में 4 है, तो 4 से ये कट जाएगा तो 100/1 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10/1, इसका रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करंट थ्रू अ कैपेसिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड। जो कैपेसिटिव एलिमेंट है उससे जो करंट थ्रो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सो इन LCR सर्किट विथ एन अल्टरनेटिंग सोर्स V0 की वैल्यू इतना गिवन है, L की वैल्यू इतना है, C इतना है, R इतना है, फ्रीक्वेंसी इतना गिवन है, तो IRMS की वैल्यू निकालना है हमको। तो IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VRMS/Z हो जाएगा, और Z इक्वल टू क्या होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और VRMS इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, VRMS इक्वल टू आ जाएगा, क्या होता है VRMS का फॉर्मूला, V0/√2 होते हैं, तो V0 की वैल्यू कितना है हमारे पास 141 है, √2 हमारे पास VRMS आ जाएगा। दूसरा है R, रेजिस्टेंस हमको गिवन है 20 ओम, R की वैल्यू हमको गिवन है
एक्स एल निकालना पड़ेगा हमको। एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई, एफ़ की वैल्यू है 400 इंटू एल, एल की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करके एक्स एल आ जाएगा। ऐसे ही एक्स सी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1/ओमेगा⁻c। तो 1/ओमेगा 2 पाई, एफ़ की जगह 400, सी की वैल्यू कितना गिवन है 20 माइक्रोफैरेड है। 20 माइक्रोफैरेड, माइक्रोफैरेड में क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो इसकी वैल्यू लगभग किसके इक्वल आएगी 50 के इक्वल आ जाएगी। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 20 के इक्वल आएगी। तो ये वैल्यू को हम इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 141/√2 की वैल्यू 1.4 आती है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है लगभग 107 के इक्वल आ रही है। तो वैल्यू को रख देंगे हम 107/√20 है, आर की वैल्यू 20 है। एक्स एल माइनस एक्स एल की वैल्यू 50 है, एक्स सी 20 है, तो 30 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो 107 ये कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 1300 आ जाएगा। और 1300 लगभग किसके इक्वल आएगा ये 1300 का अंडर रूट लगभग आ जाएगा हमारा 37-38 ऐसे 37 से 37-38 ऐसे कुछ आएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। तो 2 पॉइंट में ऑप्शन बी वाला ही इसका राइट आंसर होगा। 2.75 एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 200 किलोमीटर लॉन्ग टेलीग्राफ वायर हैज कैपेसिटी ऑफ 0.014 माइक्रोफैरेड पर किलोमीटर। If it carry as AC of frequency 5 kHz, what is the value of inductance required to be connected in series such that the impedance is minimum? तो इसमें हमको कंडीशन दिया है कि इम्पीडेंस मिनिमम होना चाहिए। इम्पीडेंस मिनिमम कब होता है जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होता है। एक्स एल इक्वल टू एक्स सी कौन सी कंडीशन है ये रेजोनेंस। तो एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा⁻c। तो क्या हो जाएगा हमको एल की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो क्या हो जाएगा एल इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा² हो जाएगा यहाँ पर। तो हमको इसमें सी कितना गिवन है पहले सी निकालना पड़ेगा। 1 किलोमीटर माइक्रोफैरेड इक्वल टू कितना है पर किलोमीटर में इतना है 0.014 माइक्रोफैरेड। अगर 1 किलोमीटर में इतना फैरेड है कैपेसिटेंस तो 200 किलोमीटर में इंटू 200 हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है हमको 5 किलोहर्ट्ज़। 5 किलोहर्ट्ज़ का मतलब 5 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज़। तो वैल्यू रखेंगे अगर हम इस फॉर्मूले में तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁶। और सी की वैल्यू हमारे पास कितना है अगर इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2 पॉइंट हटेगा तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2.8 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। तो -6 + 6 कट जाएगा यहाँ पर
1 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर मिलेगा हमको, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो हमको मिला 0.00036 हेनरी, या अगर हम इसको मिली हेनरी में चेंज करेंगे तो ऑप्शन ए 0.36 मिली हेनरी, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज आई इक्वल टू, हमको इतना गिवन है, द वैल्यू ऑफ आर एम एस। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई ज़ीरो अपॉन √2 होता है। आई ज़ीरो हमको 2 √2 दिया है अपॉन √2, तो राइट आंसर 2 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इन एल सी आर सर्किट, एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, connected to an AC source, the resonant frequency of the circuit। तो रेजोनेंस की कंडीशन अभी हमने बताई थी, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होता है। तो क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC हो जाता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/2π√LC। एल हमको गिवन है, सी हमको गिवन है, एल हमको कितना गिवन है 0.1। अगर मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करेंगे 0.1 आएगा, और अगर सी को हम सॉल्व करेंगे तो 1 × 10⁻⁻⁴। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 50 हर्ट्ज के इक्वल आएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 2 कॉइल ऑफ सेम लेंथ and same area of cross section are placed near each other. If L1 and L2 are their self inductance, then the mutual inductance between the coil proportional to। तो होता क्या है, अगर हमको फॉर्मूला पता है तो हम m इक्वल टू होता है K√L1L2 होता है। यहाँ पे K क्या है, कपलिंग कांस्टेंट है, K हमारा क्या है, कपलिंग कांस्टेंट है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। अब अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें, के कपलिंग कांस्टेंट है, आइडियल कंडीशन में के की वैल्यू 1 होती है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ कैसे होगा ये देखते हैं। चलो, कॉइल यह है, दूसरा कॉइल यह है, इनको हमने किससे कनेक्ट किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया है। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, नंबर ऑफ टर्न्स सेम है दोनों में, तो n आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। हमको पता है जो फैराडे थ्योरम थी, फैराडे थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था कि जो ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, फैराडे थ्योरम से हमने ईएमएफ पढ़ा था, वो होता है d∅/dt, फ्लक्स में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। और फाई इक्वल टू क्या होता है, हमने पढ़ा था Li होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, Li होता है। तो अगर ईएमएफ ε1 प्रोड्यूस हो रहा है तो किस पे प्रोड्यूस होगा, वो L1 पे प्रोड्यूस होगा, करंट di1/dt हो जाएगा। सिमिलरली ε2 इक्वल टू हो जाएगा L2 di2/dt हो जाएगा ये। अगर हम इसके कारण
इसके कारण सेकंड कॉइल में क्या है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो म्यूचुअल इंडक्शन उसको हम एम से डिनोट करेंगे। तो एप्सिलॉन 1 जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सेकंड कॉइल में, एप्सिलॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा एम डी आई टू अपॉन डी टी हो जाएगा। एप्सिलॉन 2 या ई एम एफ E2 इक्वल टू हो जाएगा एम डी आई वन बाई डी टी हो जाएगा। अब इसमें एल एच एस इक्वल हैं तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएंगे। तो एल एच एस इक्वल हैं तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो एम डी आई टू अपॉन डी टी इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, एल वन डी आई वन बाई डी टी मिल जाएगा। ऐसे ही इस सेकंड वाले में भी एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल हो जाएगा एम आई वन अपॉन डी टी इक्वल टू एल टू डी आई टू डी टी। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एल एच एस को एल एच एस से मल्टीप्लाई करेंगे, आर एच एस को आर एच एस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कितना आंसर आता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, एम इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बनेगा, डी आई वन बाई डी टी इंटू डी आई टू बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा एल वन एल टू डी आई वन बाई डी टी डी आई टू बाई डी टी। तो डी आई वन बाई डी टी डी आई टू बाई डी टी कट जाएगा और एम स्क्वायर हटाएंगे तो एम इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एल वन एल टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन इतना टू इतना मीटर वाइल अ यूनिफॉर्म फोर्स इतना न्यूटन लग रहा है उस पर। तो वर्क डन बताना है हमको। तो वर्क डन कितना होता है हमारे पास, W बराबर क्या होता है, F डॉट एस होता है। F हमको कितना गिवन है, ये गिवन है। S हमको ये दोनों S गिवन है, एक पोजीशन ये है एक पोजीशन ये है। तो पहले हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे कितना है। तो S इक्वल टू आ जाएगा, हम इससे इसको माइनस करेंगे। 14 में से 3 माइनस गया तो 11i प्लस 11j प्लस क्या किया हमने, सेकंड वाले पोजीशन से फर्स्ट वाली पोजीशन को माइनस किया है तो हमारे पास S की वैल्यू मिल जाएगी हमको। S की वैल्यू हमको मिल गई, F की वैल्यू हमको पता है। तो अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अगर 11 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 मिल जाएगा। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 मिल जाएगा। 15 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 मिल जाएगा। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 100 न्यूटन मीटर हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ लीनियर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इज बेस्ड ऑन। तो जो थ्योरम है वो किस पर बेस्ड होता है, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे डिपेंड करता है चलिए देखते हैं इसको। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, चेंज इन मोमेंटम, कोई हम क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। और जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वो क्या बोलता है, अगर हम किसी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जा रहे हैं तो जो उस पर वर्क डन होगा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाने में, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ p² अपॉन m होता है।
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब हो जाएगा ये वर्क एनर्जी थ्योरम भी इनडायरेक्टली चेंज इन पोटेंशियल पर डिपेंड कर चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है, और न्यूटन सेकंड लॉ भी किस पर डिपेंड है, चेंज इन मोमेंटम पर। तो दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अ हैवी स्टोन इज थ्रो फ्रॉम अ क्लिप ऑफ हाइट एच हाइट से हम क्या है, एक हैवी स्टोन को थ्रो कर रहे हैं विथ अ स्पीड ऑफ वी। द स्टोन विल हिट ग्राउंड विथ द मैक्सिमम स्पीड इफ इट थ्रो। ऑप्शन ए वर्टिकली डाउनवर्ड, ऑप्शन बी वर्टिकली अपवर्ड, ऑप्शन सी हॉरिजेंटली, ऑप्शन डी द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑफ इनिशियल डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। तो बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर बट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नॉट कंजर्व। और इलास्टिक कोलिजन में क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव में क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी होती है इसमें, इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलास्टिक फोर्स कंजर्वेटिव है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।